हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, है ना? एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है बेसिकली, तो आपका सभी का स्वागत है लास्ट क्लास में। एडजेक्टिव की मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ही होगी। काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी थी, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं अभी, है ना? स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, एक नंबर से शुरू करता हूँ। नया नया लिख रहे हैं हम, ठीक है? मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के देता हूँ। धीरे 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 हम पहुँचेंगे बात पे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? देखो भाई, पहले एक दो सेंटेंस आसान आसान से देता हूँ जिससे थोड़ा माहौल बन जाए ना। This chapter is more easier than others. Ram is less rich than Shyam. ठीक है? Diamond is the most costlier substance. ठीक है? 4 नंबर देखो। This boy is more wiser than elder. This boy is more wiser than Ram. ये 5 सेंटेंस लिखे। देखो, जेन्युइन बात बताऊं तो ये 5 सेंटेंस मैंने आपको ये चौथे वाला सेंटेंस को समझाने के लिए लिखे हैं। इतना सारा जो लिखा गया है, ये 5 सेंटेंस का पूरा सेटअप तैयार करा गया है, ये जेन्युइनली केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैं आपको सेंटेंस नंबर 4 सिखाना चाहता हूँ। और सेंटेंस नंबर 4 सिखाने के लिए ही मुझे ये बाकी 4 सेंटेंस लिखने पड़े। ठीक है? समझते हैं, बाकी 4 सेंटेंस ही देखते हैं। पहले 4 नहीं, पहले 3 देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि दिस चैप्टर इज़ मोर ईजियर दैन अदर्स। देखो, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आई होगी कि देन कंपैरेटिव डिग्री है। बोले सर ठीक है। मैंने कहा ये जो चैप्टर है अदर्स का मतलब दूसरे चैप्टरों से क्या है, ज़्यादा आसान है। अब आपको पता है देन कंपैरेटिव डिग्री है, मोर की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ईजी की कंपैरेटिव क्या बनती है, ईजियर बनती है। बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस भी ठीक है। दूसरा देख लो, राम इज़ लेस रिच देन श्याम। राम की कंपैरिजन श्याम से हो रही है कि राम जो है वो ज़्यादा रिच है किससे, श्याम से। अब फिर से देख लो, ज़्यादा रिच के लिए या कम रिच के लिए जो तुम्हें जो लिखना है, ठीक है? नहीं, लेकिन जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे रिच में करने पड़ेंगे, लेस नहीं लगा सकते, क्योंकि रिच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तो रिच नहीं, क्या आएगा, रिचर आएगा। ठीक है? एक बात, अगर आपको लिखना है कम रिच है तो आप लिख दो राम इज़ नॉट रिचर देन श्याम। ठीक है? लेकिन आएगा रिच का रिचर ही, लेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है? क्योंकि देन आया है, कंपैरेटिव डिग्री आई है। ठीक है साहब? डायमंड इज़ द मोस्ट कोस्टलियर सब्सटेंस। मैंने कहा डायमंड जो है सबसे ज़्यादा कोस्टली सब्सटेंस है। अब एक बात बताओ, कोस्टलियर जो है वो उसमें ई आर लगा तो दिया आपने, कंपैरेटिव बना दी कोस्टलियर को, और द मोस्ट आपने लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री। अब तुम सोच के देखो यार, क्या दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि नहीं? द मोस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और कॉस्टलियर जो है तो खुद से कंपैरेटिव डिग्री है, तो एक साथ थोड़ी आएंगी। गलत हो गया। दूसरी बात, डायमंड जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो 1 आउट ऑफ मैनी है, 1 वर्सेस मैनी है, 1 आउट ऑफ मैनी, बहुत सारों में से एक है कौन, डायमंड। ठीक है? जो सबसे महंगा है। अब देखो सबसे महंगा है तो मोस्ट को हटा ही दो, समझ रहे हो? मोस्ट को हटाई दो, आपका डायमंड इज द कॉस्टलियर, नहीं कॉस्टलीस्ट, कॉस्टलीस्ट, आई एस टी लगा दिया ना सुपरलेटिव बनाने के लिए, कॉस्टलीस्ट।
तो ये क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गई, मोस्ट हटा दिया आपने। तो डायमंड इज़ द कॉस्टलीस्ट सब्सटेंस। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ द बॉय इज़ मोर वाइजर देन एल्डर, द बॉय इज़ मोर वाइजर देन राम। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दूसरा सेंटेंस जो है, पांचवा जो है, दिस बॉय इज़ मोर वाइजर देन श्याम। अब तुम्हें पता है देन आया है, कंपैरिजन हुई है, राम आया, राम की कंपैरिजन किससे हुई, बॉय से। मैंने कहा ये जो लड़का है ये ज़्यादा वाइज है किसके कंपैरिजन में, बुद्धिमान है किसके कंपैरिजन में, राम के कंपैरिजन में। अब वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो गई, तो ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, अलग से मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने मोर लगाया, मोर देखा और हटा दिया। ऊपर के 4 सेंटेंसेस को देखने के बाद, 1 2 3 5 को देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ में आई होगी कि कहीं भी ज़बरदस्ती मोर या लेस का प्रयोग अगर किया गया है सेंटेंस में, अगर ज़बरदस्ती कहीं मोर लगा है, ज़बरदस्ती कहीं लेस लगा है, तो उसका प्रयोग गलत माना जाता है। कंपैरेटिव डिग्री अगर ई आर लगकर बन रही है, कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगकर अगर बन रही है, ठीक है, तो अलग से मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। या सुपरलेटिव डिग्री अगर ई एस टी लगाकर बन रही है तो अलग से मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें लगा लगाया आया है। अगर आपने ई एस टी लगा दी है तो मोर लगा लगाया आया है, अगर उसमें आपने ई आर लगा दिया है तो। लेकिन सेंटेंस नंबर 4 में जैसे मैं आपसे कहता हूँ 4 नंबर का आंसर बताओ तो 4 नंबर का आंसर बनेगा द बॉय इज़ मोर वाइजर देन एल्डर। तो तुम्हारे दिमाग में सेम बात आएगी, मोर हटा दूँ, दिस बॉय इज़ वाइजर देन एल्डर। बोले वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो गई। मैंने कहा यार बात तो सही है, क्या ही दिक्कत है। लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी बच्चे इन इस वाले सेंटेंस में, ये जो हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि एक्सेप्शनल चीज़ है। एक्सेप्शनल तो नहीं है, आप ये कहो कि तुलना कर रहे हैं हम, दो अलग सिचुएशन है, तो उसको अलग करने के लिए आपने ये रूल को फॉलो किया। क्या, अगर एडजेक्टिव की कंपैरिजन एडजेक्टिव से हो रही होती है, दो लोगों की, समझ रहे हो, या दो फर्म की, या दो किसी चीज़ों की तुलना नहीं हो रही है, किसी भी दो जो बेसिकली दो नाउन की तुलना नहीं हो रही, यहाँ तुलना हो रही है किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ की, किसी दो एडजेक्टिव्स की तुलना हो रही है। समझ रहे हो, दो एडजेक्टिव आपस में, एक व्यक्ति है माना ए है, ए की दो क्वालिटीज़ हैं बी और सी, तो तुलना हो रही है दो क्वालिटीज़ में, बी और सी में, और बी और क्वालिटी है तो एडजेक्टिव ही है। दो एडजेक्टिव्स की जब जब क्या होती है, कंपैरिजन होता है, दो एडजेक्टिव को जब जब कंपेयर करते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो एडजेक्टिव होता है ना, उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या लगाकर बनाई जाती है, मोर लगाकर बनाई जाती है, मोर लगाकर बनाई जाती है। समझ रहे हैं क्या, कंपैरेटिव डिग्री क्या लगाकर बनाते हैं, मोर लगाकर बनाते हैं, अगर आप एडजेक्टिव की कंपैरिजन कर रहे हो। देखो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ किसका, बॉय का राम से, नाउन का कंपैरिजन हुआ। एक चैप्टर नाउन है, चैप्टर का अदर दूसरे चैप्टर से, नाउन का कंपैरिजन नाउन से। राम का कंपैरिजन किससे हुआ, श्याम से हुआ। डायमंड का कंपैरिजन किससे हुआ, अदर सब्सटेंसेस से हुआ, बहुत सारे सब्सटेंस अवेलेबल हैं, उसका कंपैरिजन डायमंड से करा आपने, ठीक है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं दिस बॉय इज़ मोर वाइजर देन एल्डर, तो आपने कंपैरिजन करा बॉय की दो क्वालिटीज़ में, एक तो बॉय का वाइजर होना और एक एल्डर होना, ठीक है नहीं। बोले ज़्यादा बुद्धिमान ज़्यादा है उम्र के हिसाब से, है ना, एल्डर मतलब उतनी उम्र नहीं है जितनी बुद्धि है उसमें, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो दिस बॉय इज़ मोर वाइजर देन एल्डर, दिस बॉय इज़ मोर वाइजर देन एल्डर, ये सेंटेंस है। वाइजर जो आपने लगाया वो बुद्धिमानी के लिए लगाया, एल्डर लगाया एज के लिए, तो आप कह रहे हो ज़्यादा बुद्धिमान है कंपैरेटिव टू एज या कंपैरेटिव टू उम्र। ऐसी सिचुएशन में जब आप दो एडजेक्टिव की तुलना करते हो, वाइज होना भी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, और एल्डर होना भी क्या है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। जब दो एडजेक्टिव्स की तुलना करते हैं और देन लगा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री जो है मोर लगाकर बनाई जाती है, भले सी उस शब्द की कंपैरेटिव ई आर लग के बन जाए, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री जब बनेगी तो क्या लगा के बनेगी, मोर लगा के। तो शुरू में आया हुआ मोर ठीक है, और वाइजर नहीं क्या कहेंगे, वाइज कहेंगे, वाइजर नहीं क्या कहेंगे, वाइज कहेंगे। दिस बॉय इज मोर वाइज देन एल्डर, दिस बॉय इज मोर वाइज देन एल्डर। आ गई बात समझ में, बस इतनी सी कहानी है, दिस बॉय इज मोर वाइज देन एल्डर। ध्यान रखना चौथा सेंटेंस इंपॉर्टेंट था, बाकी सब तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताए थे, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। आगे आ जाओ, ये वाली बात अगर क्लियर हो गई हो तो एक दो बातें और देख लेते हैं, ठीक है। एक दो सेंटेंस देता हूँ, ज़रा लिखो,
मतलब वो कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस पहले करा चुका हूँ मैं। ठीक है साहब, 4 ऑप्शंस तुम्हारे सामने रखे हैं। मैंने कहा 2 सेंटेंस हैं, जरा एक बार बना के देखना क्या कर सकते हैं आप, कोई तरीका है क्या। इन 2 सेंटेंस के बाद मैं मेन कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। फिलहाल 2 कॉन्सेप्ट, 2 सेंटेंस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन आ जाए। कंपैरिजन एक बार आ जाएगा तो फिर आगे चल लेंगे। देखो, मैंने आपको सिखाया था कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों का होता है। मैंने कहा योर ऑफिस इज़ नियरर देन मी, मुझसे पास है या मेरे ऑफिस के पास है। अगर ऑफिस के कंपैरिजन कर रहे हो तो किससे करोगे, ऑफिस से ही करोगे। तो योर ऑफिस इज़ नियरर देन क्या कहोगे, नियरर देन माई ऑफिस। पहला लिखने का तरीका तो ये है कि नियरर देन क्या लिख दें, माई ऑफिस। एक बात। दूसरी बात क्या कह सकते हैं भाई, दूसरी बात कह सकते हैं माई ऑफिस की जगह आप लिख दो, आपको पता है माई ऑफिस जो है माई प्लस नाउन है, और माई प्लस नाउन माइन होता है। माई प्लस नाउन क्या होता है, माइन होता है। माइन भी ठीक है, क्या भी ठीक है, माइन भी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ अगर मैं माई ऑफिस की बात करूँ तो ज़रा इधर देखो, नीचे दिख रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ माई ऑफिस है ना। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि माई जो होता है उसको ऑफ में लिख सकते हैं। माई को क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी लिख सकते हैं। याद करो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चे, मैं इधर लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लासेस में, है ना, माई होता है ऑफ मी, है ना, प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने। जैसे मैं आपसे कहूँ योर क्या है, योर क्या है, ऑफ यू। योर को और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफ यू। मैंने कहा हिज क्या है, हिज होगा ऑफ हिम। मैंने कहा आर क्या है, ऑफ अस, ऑफ अस। मैंने कहा हर क्या है, हर तो ऑफर ही होता है ना, क्योंकि इसके एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। मैंने कहा देयर को कैसे लिख सकते हैं, कहीं देयर लिखा हो तो मैंने कहा ऑफ देम। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। ये एक दूसरा तरीका है चीज़ों को लिखने का, मतलब ये दोनों सेम होते हैं, कॉन्टेक्स्ट इनका सेम है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे माई ऑफिस को किसी तरीके से लिखना है, तो माई का है, माई क्या है, माई है ऑफ मी। माई क्या है, ऑफ मी। और बोले सर ऑफिस, मैंने बताया कि ऑफिस पहले से ही यूज़ हो गया, ऑफिस पहले से ही यूज़ हो गया। और जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा, सिंगुलर नाउन का कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं, सिंगुलर नाउन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, दैट का। और प्लूरल नाउन का कंपैरिजन करते हुए किसका यूज़ करते हैं, दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है नहीं, दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। अब मुझे बताओ ऑफिस सिंगुलर है प्लूरल है, यार ऑफिस तो सिंगुलर है, तो ऑफिस के लिए क्या आ सकता है, दैट आ सकता है। और मी ऑफ लगाओगे, बोले ऑफ तो पहले से ही आपके पास, ऑफ मी है तो सही। तो दैट और ऑफ मी को मिलाकर क्या बनेगा, दैट ऑफ मी बनेगा। क्या बनेगा, दैट ऑफ मी। तो यहाँ पर आप क्या भी लिख सकते हो, दैट ऑफ मी। माई ऑफिस को दैट ऑफ मी भी लिख सकते हो, क्योंकि दैट मतलब क्या है, ऑफिस। दैट मतलब क्या है, ऑफिस। तो योर ऑफिस इज नियरर द ऑफिस ऑफ मी, या फिर नियरर माई ऑफिस, या फिर माइन, माइन मतलब माई ऑफिस। एक तरीका ये है लिखने का कि आप दैट ऑफ मी का यूज़ करो। किसका यूज़ करो, दैट ऑफ मी का यूज़ करो, सबसे बेहतर रहेगा। आया कैसे है ये मैंने समझा ही दिया, और मैंने थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बताया है क्योंकि ये वाली बात मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। सेंटेंस नंबर 2 देखो, देयर पेरेंट्स आर मोर लिबरल देन, कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा लिबरल हैं, ज़्यादा बेसिकली आज़ादी देते हैं। ठीक है नहीं, ज़्यादा लिबरल हैं किसके कंपैरिजन में, मेरे कंपैरिजन में। ठीक है, देखो एक बात बताऊँ, LIB लिब कहीं मिल जाए ना, इसका मतलब फ्रीडम से निकलता है। ठीक है, कहीं भी, जैसे लिबर्टी शब्द है, लिबर्टी शब्द में LIB लिब आता है, लिबर्टी मतलब आज़ादी, तो ये रूट वर्ड है ना। लिब किससे निकलता है, फ्रीडम से।
तो देयर पेरेंट्स आर मोर लिबरल देन। अब देखो सीधी सी बात है, माना मैं ऑप्शन ना देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मेरी बात चल रही है, देन माई पेरेंट्स, क्या लिखूंगा, देन माई पेरेंट्स। और आपको पता है माई को क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी, माई को क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी। और पेरेंट्स प्लूरल हैं तो पेरेंट्स को दैट लिखेंगे, दोज लिखेंगे, दोज लिखेंगे। तो माई पेरेंट्स को क्या भी लिख सकते हैं, माई पेरेंट्स को लिख सकते हैं, एक और तरीका है क्या, दोज ऑफ मी, क्या लिख सकते हैं, दोज ऑफ मी। दैट तो आ नहीं सकता पेरेंट्स के लिए क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, नहीं। अब आप कहोगे दैट ऑफ माइन, माइन नहीं आ सकता यार, दैट ऑफ माइन का मतलब समझ रहे हो, दैट ऑफ माइन का मतलब है माई पेरेंट्स, माइन का मतलब माई प्लस नाउन, और नाउन क्या है, पेरेंट है ना, तो माई पेरेंट्स। अब तुमने पेरेंट्स यहाँ लगा दिया तो दैट का क्या काम है, दैट का तो कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे माइन आया, इसलिए गलत है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ दैट आ गया। मेरे पेरेंट्स की मुझसे कंपैरिजन नहीं होगी, मेरे पेरेंट्स से कंपैरिजन होगी। आंसर क्या बचा, सी बचा। और सी आया कैसे देख लो, दोज ऑफ मी भी लिख सकते हैं और माई पेरेंट्स तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देख लो, ये रहा ऑप्शन, समझे। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आती है तो एक दो कंपैरिजन के क्वेश्चन एडजेक्टिव से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जनरली आपसे अदर के प्रयोग को लेके सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको अदर के प्रयोग को लेके सवाल पूछे जाते हैं कि अदर का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ लिख के, ज़रा एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, देखो मेरे साथ। नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज द सन। देखो सन हो गया, अर्थ हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, मून हो गया। ध्यान रखना सबके सब सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब खगोलीय पिंड। और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं इनके साथ आर्टिकल या डिटर्मिनर जरूर आता है, बिना आर्टिकल बिना डिटर्मिनर के नहीं चलेंगी। सेलेस्टियल बॉडीज जितनी होती हैं इनके पहले अक्षर को हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा कैपिटल बना रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, इनके साथ आर्टिकल जरूर लगाते हैं, बिना आर्टिकल के चलेंगे नहीं है, ठीक है, नहीं डेफिनेट आर्टिकल आता है इनके साथ, हमेशा द आएगा। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज द सन, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या, जैसे मैं लिखता हूँ, मैथमेटिक्स इज इजियर देन एनी सब्जेक्ट। माना मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, कभी तुम दिल पे ले जाओ, सबका अपना अपना हिसाब है, मेरे दिमाग में सेंटेंस चल रहा है, लेकिन सेंटेंस में मैथमेटिक्स ही फिट हो सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं होता, मैं इंग्लिश फिट नहीं कर पाऊँगा, समझ रहे हो, इंग्लिश लिखूँगा तो सेंटेंस दोनों ठीक हो जाएंगे। अब राइटिंग तो तुम्हें समझ में आने लग गई होगी, मैं कहाँ को क्या घुमा देता हूँ, है ना, तो थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया करो, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। देखो भाई,
मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। एक और लिख देता हूँ ना, लास्ट सेंटेंस है इस टाइप का, तो लास्ट ही है। बस बहुत है। देखो भाई 7 सेंटेंस है। नियम क्या है, नियम बता देते। नियम भी तो बताना ज़रूरी है, ऐसे थोड़ी। नियम तो बहुत ज़रूरी है भाई साहब, बहुत ही ज़रूरी है नियम। नियम क्या कहता है, समझ रहे हो? नियम ये कहता है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ, है ना, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ जनरली अदर का यूज़ किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ अदर का यूज़ नहीं होता। लिख मत लेना भाई, गलत है ये बात, समझ रहे हो? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर का यूज़ किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर आता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर नहीं आता। ये वाली बात ठीक थी यार बहुत पुराने टाइम के हिसाब से, लेकिन अब एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आने लग गए, समझे? इसको तुम अंदाजे से नहीं कर सकते हो, जैसे पहले रट के चले जाते थे, ऐसा कर लिया हमने कि पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिल गया तो उसके साथ अदर लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिला तो अदर लगा दिया, सुपरलेटिव का मिला तो अदर हटा दिया वहाँ से, है ना? रीज़न होता है इन बात के पीछे। मैं कुल मिला के ये समझाना चाह रहा हूँ, ये दोनों बातें मैंने इसलिए लिखी हैं जिससे मैं तुम्हें इतना बता सकूँ कि मैं समझाने क्या जा रहा हूँ और क्या तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी हो सकता है ना भी आए, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर का यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात ठीक है, इसमें कोई बेसिकली आपत्ति तुम्हें नहीं होनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर आता ही नहीं, समझ रहे हो? सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर आता ही नहीं, ये तो 100% ठीक बात है। ये वाली बात 100% ठीक है। ये वाली बात क्या है, पार्शियली ठीक है। ये वाली बात पार्शियली राइट है ना, पूरी राइट नहीं है, थोड़ी सी राइट है। पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ जनरली अदर आता है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो अदर लगाने से ना एक्सक्लूजन होता है, जैसे नाउन होता है ना, नाउन बताता हूँ, नाउन के साथ एक्सक्लूजन दिखाने के लिए, एक्सक्लूजन दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अदर का यूज़ करते हैं। ये बात काम की है, ठीक है? तो अदर किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है। नाउन के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं, अदर का यूज़ कर रहे हैं एक्सक्लूजन दिखाने के लिए। समझ रहे हो क्या दिखाने के लिए, एक्सक्लूजन, किसी चीज़ को एक्सक्लूजन मतलब बाहर करना, एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूजन तो प्रोनाउन के साथ भी दिखा सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है ना? तो प्रोनाउन के साथ एक्सक्लूजन दिखाने के लिए अदर नहीं, किसका यूज़ करते हैं, एल्स का। किसका यूज़ करते हैं, एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आ गई बात। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साहब, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। क्या, नाउन के साथ एक्सक्लूजन दिखाना है ना, तो अदर लगाओ। प्रोनाउन के साथ एक्सक्लूजन लगाना है तो एल्स लगाओ। तुम कहोगे क्या कह रहे हो सर, थोड़ा एग्जाम्पल में भी तो आओ। अब आ गया देखो एग्जाम्पल में, पहला सेंटेंस देखो, नो स्टार इज़ एज नियर टू द अर्थ एज सन। एक बात तुम्हें देख के समझ में आई होगी, एज मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ गया नियर। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ गया नियर। अच्छा ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव आया किसके लिए है, हमारे नाउन के लिए आया है। कोई भी स्टार इतना जो बेसिकली क्या है, दूर नहीं है, समझ रहे हो? कोई भी स्टार जो है वो इतना दूर नहीं है, एज नियर टू द अर्थ मतलब तुम ये, नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ, इतना पास नहीं है अर्थ के जितना सन। ठीक है, नहीं कोई भी स्टार इतना पास नहीं है अर्थ के जितना सन। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बतानी भूल ही गया, ये तो बड़ी काम की चीज़ हम छोड़ गए। नो लिखा था, एनी लिखा था और ऑल लिखा था। नो, एनी और ऑल के बाद
नो, एनी और ऑल के बाद अदर का यूज़ होता है। एक सेकेंड रुको। रुको एक सेकेंड रुको। नो, एनी और ऑल तो मैंने लिखा ही नहीं था, माफ़ी चाहते हैं। स्टार के साथ नो देखा तो मुझे याद आया कि ये तो बोला ही नहीं। नो, एनी और ऑल, है ना। अगर इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना, या इसके साथ पॉजिटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा है, तो अगर नाउन रखा है ना, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, नाउन रखा है तो किसका यूज़ करेंगे? अदर का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन रखा है तो किसका यूज़ करेंगे? एल्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एल्स का यूज़ करेंगे। यही बात मैंने बताई थी ना ऊपर, एक ही बात थी, ठीक है, टेंशन ना लो। इसके बाद अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री की बात चल रही है, बात तो क्या ही, इसके साथ नो, एनी और ऑल के साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री आया है सेंटेंस में, तो उस सिचुएशन में अदर या फिर एल्स का यूज़ होता ही नहीं है। अदर या फिर एल्स का यूज़ क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। अदर या फिर एल्स का यूज़ क्या मानते हैं? अदर और एल्स का यूज़ गलत मानते हैं। बस इतना समझा रहा था। देखो, अब देखो नो आ गया, पॉजिटिव डिग्री का बेसिकली एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, साथ में किसका यूज़ करा गया है? नो का। पॉजिटिव डिग्री के साथ जब जब नो, एनी या ऑल आता है तो उसके बाद में किसका यूज़ करते हैं? नो, एनी या ऑल के बाद अदर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे ग्रामेटिकली? यहाँ पर अदर का यूज़ किया जाएगा और सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। ये तो हो गई रटी रटाई बात, ये तो हो गई रटी रटाई बात कि पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस में आई है और पॉजिटिव डिग्री के साथ किसका यूज़ कर दिया? अदर का यूज़ कर दिया। नो से पहले, नो के बाद में, नो के बाद अदर आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं अदर लगाया क्यों? समझे कि अदर लगाया क्यों गया? देखो, कभी भी सिमिलैरिटी दिखा रहे हो या बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में हम जिसकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या जिसको दिखा रहे होते हैं, जिसकी तुलना कर रहे होते हैं, जिसके साथ समानता दिखा रहे होते हैं या जिसके साथ असमानता दिखा रहे होते हैं, उसको भी अपने ग्रुप में इंक्लूड करके चलते हैं। उसको भी अपने ग्रुप में क्या करके चलते हैं? इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो, यहाँ पे हमें स्टार को क्या करना था? एक्सक्लूड करना था। हमारा एक ग्रुप है, जैसे मैं मान के चलता हूँ सन का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सन का कंपैरिजन स्टार से हो रहा है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ बहुत सारे स्टार लेके चल रहा हूँ, ये सबके सब तारे हैं, और मैं यहाँ पे एक इसको लेके चल रहा हूँ, ये क्या है? सन है ना। इस बीच वाले को मैंने क्या मान लिया? मैं कलर बदल के बता देता हूँ। माना कि ये सारे के सारे स्टार हैं और ये सन है तो सन भी तो एक स्टार ही है साहब। मैं आपसे कहूँ कि सन क्या है? सन भी स्टार है। मैं अगर इसकी बात करूँ, ये पूरा का पूरा गोला किसको दिखा रहा है? स्टार्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? स्टार्स को दिखा रहा है। मैंने कहा नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज सन, कि सन के जो कोई स्टार्स के कंपैरिजन की बात करें, जितने भी स्टार्स हैं, कोई भी स्टार इतना अर्थ के करीब नहीं है जितना कौन है? सन है। लेकिन सन तो स्टार इसके अर्थ के करीब है कि नहीं है? कोई भी तारा करीब नहीं है किसके? अर्थ के। कोई भी तारा, कोई भी स्टार करीब नहीं है किसके? अर्थ के। जितना कौन? जितना सन। लेकिन एक आपने कहा नो स्टार, अगर मैं अदर ना लगाऊं तो आप कह रहे हो, देखो ओहो ये गड़बड़ हो गई, अगर मैं अदर ना लगाऊं तो आप क्या कह रहे हो? कि नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज द सन, कि कोई भी तारा अर्थ के उतना करीब नहीं है जितना कौन? जितना सन। लेकिन भाई सन भी तो तारा ही है, बताओ सन क्या है? सन भी तो स्टार ही है। लेकिन आपने कहा नो स्टार इज नियर, कोई भी तारा करीब नहीं है, कोई भी तारा करीब नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो सन करीब है। अरे लेकिन सन क्या है? सन भी तो तारा ही है, सन भी तो स्टार ही है। तो ऐसे में आपने अपनी कही हुई बात को गलत कर दिया। तुम्हें जेन्युइनली ये कहना है कि कोई भी तारा इतना करीब नहीं है जितना सन है, लेकिन आप कहेंगे सन को छोड़कर कोई भी तारा इतना करीब नहीं है पृथ्वी के, समझ रहे हो, जितना कौन है? सन है। या सन जो है एक ऐसा तारा है, एकमात्र ऐसा तारा है जो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब है, और कोई तारा इतना करीब नहीं है। सन भी तारा ही है। और आपको अपनी बात में इस बात को दिखाने के लिए कि कोई भी तारा नहीं है, केवल एक तारा है, एक तारे सन को छोड़कर बाकी कोई भी तारा इतना करीब नहीं है। ये जो एक तारा है ना सन, ये जो एक स्टार है ना सन, इसको छोड़ के कोई भी बेसिकली स्टार सन के, सॉरी, अर्थ के करीब नहीं है। तो इस सन को इस स्टार्स की कैटेगरी से बाहर रखने के लिए उठा के, इस सन को इस स्टार्स की कैटेगरी से बाहर रखने के लिए, बाहर क्यों रखना पड़ रहा है? ये बाहर इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि आप कह रहे हो कि अर्थ के नज़दीक कोई भी तारा नहीं है,
केवल किसको छोड़ के, स्टार को छोड़ के, सॉरी सन को छोड़ के, इसलिए मुझे अदर लगाना पड़ा। तो अदर ने एक्सक्लूजन दिखाया, अदर ने क्या दिखाया, एक्सक्लूजन। नाउन के साथ एक्सक्लूजन दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अदर का। आपने यहाँ पर किसको अलग कर दिया, सन को अलग कर दिया, फिलहाल सन को एक्सक्लूड कर दिया किसकी श्रेणी से, स्टार की श्रेणी से, कि स्टार को छोड़ के, सॉरी सन को छोड़ के कोई भी स्टार पृथ्वी के इतना करीब नहीं है, समझ रहे हो। तो सन भी स्टार है लेकिन उसको एक्सक्लूड करा गया है, और एक्सक्लूड करने के लिए किसका यूज़ किया गया है, अदर का। बहुत जोर लगाए हैं मैंने, मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैथमेटिक्स इज़ ईजियर दैन एनी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ ईजियर दैन एनी सब्जेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री है देन, मैंने आपको नियम क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में नो, एनी और ऑल के बाद किसका यूज़ कर देते हैं, अदर का यूज़ कर देते हैं। लेकिन मुझे सोच के बताओ क्या ये ठीक भी है, जब ये देखो तुलना किस किस की हो रही है, क्या वास्तव में एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सोच के देखो। आपने कहा मैथमेटिक्स इज़ ईजियर दैन एनी सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से क्या है, हल्का है। अगर मैं तुम्हें एक सर्कल बना के दूँ, है ना, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रखे हों, जैसे मैंने कहा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, समझ रहे हो, एसएसटी है आपका, उसके अलावा गेम्स है, ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट, अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं, कि मैथ्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जिसकी भी तुम बात कर रहे हो। और मैथमेटिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। आपने कहा मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से आसान है, लेकिन मैथमेटिक्स खुद भी सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे किसके, बेसिकली ये पूरा गोला किसको दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा गोला सब्जेक्ट्स को दिखा रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स तो खुद एक सब्जेक्ट है। अगर मैथमेटिक्स खुद एक सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स को इस गोले से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो तुलना करोगे। मैथमेटिक्स को उठ के बाहर आना पड़ेगा, तब आप तुलना करोगे कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके कंपैरिजन में मैथमेटिक्स क्या है, ईजी है। उसके कंपैरिजन में मैथमेटिक्स क्या है, ईजी है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। सन भी क्या है, स्टार है। मैथमेटिक्स भी क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सन भी स्टार है तो आपको नो के साथ अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा स्टार की कैटेगरी से। सेम सिचुएशन, अगर मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है तो आपको अदर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट की कैटेगरी से एक्सक्लूड करोगे, तभी तो तुलना करोगे। तुलना तो तभी करोगे, सेम चीज़ से आप ऐसे कह दो कि भैया मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है और भी कोई भी सब्जेक्ट से आसान है। अब कोई भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी तो है, तो मैथमेटिक्स को पहले सब्जेक्ट की कैटेगरी से बाहर निकालो, और बाहर निकालने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अदर का। दैट्स वाई मैंने यहाँ किसका यूज़ किया, अदर का यूज़ किया। सेंटेंस नंबर 2 ठीक हो गया। वही मैंने आपको आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए तीसरा सेंटेंस दिया कि मैथमेटिक्स इज़ ईजियर देन एनी लैंग्वेज, कि मैथमेटिक्स इज़ ईजियर देन एनी लैंग्वेज। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये जो लैंग्वेज वाला पिटारा है, इसमें इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, मराठी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सबके सब ये लैंग्वेज है। मराठी एम से मतलब, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये सब के सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं। सब के सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, जल्दी बताओ क्या मैथमेटिक्स लैंग्वेज है? यार मैथमेटिक्स लैंग्वेज है ही नहीं। मैथमेटिक्स लैंग्वेज थोड़ी है यार, भाषा थोड़ी है मैथमेटिक्स की। तुम किसी तरह मैथमेटिक्स की भाषा में बात कर लोगे, 2+2 4, अब उसको क्या समझ में आएगा, वो मैथ्स में ही समझेगा 2+2 4। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं है, और मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ अगर आप चाहकर भी एनी के साथ अदर लिख दोगे, नियम पढ़ के आए हो तुम कि कंपैरेटिव डिग्री में एनी के साथ नो, एनी और ऑल के साथ अदर का यूज़ करते हैं। हो गया बेड़ा गर्ग, ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, ऐसे ही सही है। क्यों सही है? ऐसे ही क्योंकि तुम्हें एक्सक्लूड करना ही नहीं पड़ा, लैंग्वेज से ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है मैथमेटिक्स, वो लैंग्वेज की श्रेणी में आता ही नहीं है, वो लैंग्वेज से ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। और अगर वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो तुम्हें देखना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी भाई, तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी करनी है, कोई ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की जो तुम सोच रहे हो। और अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो बस इतनी सी कहानी है, यहाँ पे अदर का कोई यूज़ नहीं है, सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही ठीक है। देखो रटने का ये नुकसान होता है, समझने का ये फ़ायदा होता है। देखो नेक्स्ट देखो, डायमंड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, डायमंड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। हाँ भाई बताओ ज़रा, भाई डायमंड मेटल नहीं होता, तुम्हें पता हो तो, समझ रहे हो, डायमंड को कार्बन में रखते हैं। मेटल और डायमंड दो अलग अलग चीज़ें हैं, डायमंड मेटल नहीं होता।
डायमंड मेटल से पहले से ही अलग है। अगर मैं कहूँ गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, सेंटेंस बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेटल और गोल्ड दोनों सेम है। गोल्ड को मेटल की कैटेगरी से अलग करने के लिए अदर का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई डायमंड तो मेटल है ही नहीं, डायमंड तो कार्बन का अपर रूप होता है। अगर तुम साइंस पढ़ते हो, थोड़ा बहुत तुम्हें पता हो तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं मानता हूँ आप लोग बड़ी मतलब अगर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो मजबूत होंगे इन सब चीज़ों में। तो मेटल है, डायमंड मेटल का फॉर्म है ही नहीं, इसका मतलब डायमंड ऑलरेडी मेटल से अलग है। और अगर ऑलरेडी अलग है तो अदर की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ से अदर हटाया जाएगा। अब सेंटेंस आपका क्या है, ठीक है, अब सेंटेंस आपका क्या है, ठीक है। अब देखो 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स, कि तुम जो हो टॉलर हो मेरे दोस्त से। अब तुम सोचो, यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स, क्या ये सेंटेंस गलत है, क्या ये सेंटेंस ठीक है? तुम्हें क्या लगता है, सोच के बताओ जरा। अगर मैं कहूँ यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स, भाई बहुत सोचने की बात है, यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स। एक्सक्लूजन लगा के देखो कि भाई माय के साथ नो एनी और ऑल के साथ माय यहाँ आएगा, मतलब ऑल एनी नहीं आया तो यहाँ पे आएगा, माय के बाद आएगा जो आएगा, समझ रहे हो, माय के बाद आएगा। सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस ठीक है, यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने अदर का यूज़ नहीं करा, यहाँ पे आपने अदर का यूज़ नहीं करा, यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अदर नहीं लगाया, एक्सक्लूड नहीं करा। इस बात का अंडरस्टूड मीनिंग है कि आप जो हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति की बात चल रही है, यू आर टॉलर, मैं किसी व्यक्ति से कह रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से लंबे हो, तुम मेरे दोस्तों से लंबे हो। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि तुम फ्रेंड्स में इंक्लूडेड नहीं हो, ध्यान रखना। अगर तुम फ्रेंड्स में इंक्लूडेड होते तो तुमसे तुलना करने के लिए, तुम्हें फ्रेंड्स के ग्रुप से बाहर निकालने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए अदर का यूज़ करता, लेकिन तुमने अदर लगाया ही नहीं। यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स, इसका मतलब यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये निकलेगा कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर टॉलर देन माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से तुम लंबे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अगर तुम भी मेरे दोस्त होते, अगर तुम भी मेरे दोस्त होते, यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स। अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो, यू आर टॉलर देन माई की जगह मैंने कहा यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, माई की जगह मैंने कहा तुम अपने दोस्तों से क्या हो, लंबे हो, तुम अपने दोस्तों से क्या हो, लंबे हो। अब की बार मैंने योर फ्रेंड्स लिख दिया, बताओ ज़रा क्या कर सकते हैं यार। तुम अपने दोस्तों में इंक्लूड नहीं होते, तुम अपने दोस्तों में ऑलरेडी इंक्लूड नहीं होते, सेंटेंस ये भी ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बताओ, है ना। एक का कैसा, मेरे बेस्ट फ्रेंड राम है और श्याम है, हो सकता है तुम्हारा नाम मोहन हो, तुम्हारा नाम मोहन है, मैं तुमसे कहा अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ, तुम कहोगे सर राम और श्याम। तुम कभी अपने बेस्ट फ्रेंड अपना नाम लेते हो? नहीं, तुम खुद के फ्रेंड्स में हो ही नहीं, तुम तो खुद ही एक्सक्लूडेड हो उसमें से। यू आर टॉलर देन योर फ्रेंड्स, कि तुम अपने दोस्तों से लंबे हो। तो तुम जो हो अपने, मतलब ग्रुप हो सकता है तुम ग्रुप का मेंबर हो, लेकिन मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, बोले जी राम श्याम, तुम अपना नाम कभी नहीं लोगे कि मैं अपना दोस्त हूं, नहीं नहीं, तुम्हारे दोस्त होंगे तो वो अलग होंगे। इसलिए यहां पे भी अदर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हो अपने ग्रुप से, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अगर ये बात समझ गए हो, अब मैंने कहा पांचवें सेंटेंस को छठे में जैसे मैंने चेंज करा, यू आर टॉलर देन माई अदर फ्रेंड्स, तुमने अदर लगा दिया। अदर लगाने का मतलब है बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें एक यू भी है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन यू की कंपैरिजन मेरे दोस्तों से करनी है तो यू को उठा के कहाँ लाना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। यू को उठा के कहाँ लाना पड़ेगा, बाहर, और बाहर लाने के लिए एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और एक्सक्लूड करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, अदर का। अदर का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि यू जो है वो फ्रेंड्स में आता है, यू आर टॉलर देन माई अदर फ्रेंड्स, मेरे अन्य दोस्तों से तुम लंबे हो तुम भी मेरे दोस्त, तभी तो तुमने अदर लगाया। इसका मतलब है यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड, यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड। इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिल जाएगी जो मैंने तुम्हें सेंटेंसेस कराए हैं, मुझे लगता है मज़ा आ जाएगा। अभी भी गड़बड़ करोगे तो मुश्किल है, 7-8 सेंटेंस एक टाइप पे एक साथ इकट्ठे दे देना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, तो मुझे लगता है बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैंने जितने भी सेंटेंस दिए हैं, मैंने आपको दिए हैं किसके, मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं अदर के, है ना। नथिंग इज एज स्वीट एज हनी, नथिंग इज एज स्वीट एज हनी, बताओ भाई, नथिंग इज एज स्वीट एज हनी, कोई भी चीज़ इतनी मीठी नहीं है जितना हनी हो। अब मुझे बताओ, हनी भी तो स्वीट ही है,
हनी भी तो क्या ही है, स्वीट है, नथिंग इज एज स्वीट एज हनी। तो अगर मैं नथिंग, कोई भी चीज़ इतनी मीठी नहीं है जितना हनी है, लेकिन आप हनी की कंपैरिजन कर रहे हो, मीठा कह रहे हो, कोई भी चीज़ उतनी मीठी नहीं है, तो एक्सक्लूजन करना चाह रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी मीठी चीज़ें हैं, और हनी भी उसमें से मीठा है, लेकिन हनी जितना कोई चीज़ स्वीट नहीं है। तो हनी को सिमिलरिटी दिखाने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा, तब मैं कंपैरिजन करूँगा। और बाहर निकालने के लिए प्रोनाउन के साथ किसका यूज़ करते हैं, एल्स का। प्रोनाउन के साथ किसका यूज़ करते हैं, एल्स का। नथिंग प्रोनाउन होता है ना, तो नथिंग एल्स इज एज स्वीट एज हनी, नथिंग एल्स इज एज स्वीट एज हनी। नथिंग के साथ एल्स का यूज़ हमने किया। मुझे लगता है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ में आए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ ज़रा नेक्स्ट देखो। इतने में मैंने कॉन्सेप्ट ये वाला पूरा कर दिया। मैं अब अगली बात करता हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ माउंट एवरेस्ट इज हायर ऑफ माउंट एवरेस्ट इज हायर ऑफ ऑल द पीक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लो। दूसरा क्या, फिलहाल के लिए तो इतना ही है ये। इसमें हम ये सीख सकते हैं, ऑफ द टू वाली बात हम यही सीख सकते हैं क्या। रुक जाओ ज़रा, चलो मैं ऊपर वाली एक सुपरलेटिव वाली बात दे देता हूँ, ठीक है। शी इज़ द wisest of all the other candidates ठीक है। ये हो गई बात। ये दो सेंटेंस हैं यार, दोनों सुपरलेटिव डिग्री के हैं। बस मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ से सीखने के लिए इतना है, अगर ऑफ ऑल आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ ऑल, तो ध्यान रखना ऑफ ऑल वाली सिचुएशन में सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। पहली बात तो ये है, समझ रहे हो, काम की बात है, शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि ऑफ ऑल, सब में से, ऑफ ऑल मतलब सब में से। अब सब में से तुम कोई एक छांट ही रहे होंगे, सीधी सी बात है। तो कहीं भी ऑफ ऑल हो जाए तो उसको देख के समझ जाना कि सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट इज हायर ऑफ ऑल द पीक्स इन द वर्ल्ड, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है पूरी दुनिया की चोटियों में से। तो हायर नहीं, पहली बात तो क्या आएगा, हाईएस्ट आएगा। इज द हाईएस्ट, ठीक है। Mount Everest is the highest of all the peaks in the world. Mount Everest is the highest of all the peaks in the world. ठीक है। नेक्स्ट देखो, she is the wisest of all. She is the wisest of all. उसके बाद मैंने दो बार दा क्यों लिख दिया, एक ही बार दा आएगा। She is wisest of all the other candidates. ठीक है, she is the wisest of all the other candidates. अब देखो ध्यान से सुनना, ऑफ ऑल के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है, वाइजेस्ट आया है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, बिल्कुल आया है। ऑफ ऑल आया है तो सुपरलेटिव आ गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज़ नहीं होता। यहाँ से अदर हटाओ तब सेंटेंस क्या हो गया, ठीक होगा। यहाँ से अदर हटाओ तब सेंटेंस क्या होगा, ठीक होगा। यहाँ से ध्यान रखना, क्या, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज़ गलत मानते हैं। एक शब्द आता है अदर, जैसे ही रेदर, सुनने में भी सेम होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ रेदर का यूज़ भी क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। दोनों यूजेस ही गलत हैं, अदर भी गलत है, रेदर भी गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो यहाँ से अदर हटा दिया। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि अदर हटा दिया आपने, एक्सक्लूजन की ज़रूरत क्या है, सोच के बताओ। एक्सक्लूजन क्यों करना है, क्यों ऐसी सिचुएशन में आपने एक्सक्लूजन क्यों नहीं करा, तुम खुद ही बताओ, एक्सक्लूजन की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है वन आउट ऑफ मैनी, वन आउट ऑफ मैनी, बहुत सारों में से एक, है ना। वन आउट ऑफ मैनी मतलब बहुत सारों में से एक। सुपरलेटिव डिग्री में कभी अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। सुपरलेटिव डिग्री में कभी अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, की इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें सबसे वाइजेस्ट कौन है, शी है। तो ऐसी सिचुएशन में, सुपरलेटिव डिग्री की सिचुएशन में बात ही ये होती है कि उन सारों में से जो वो है वो सबसे होशियार है, उन सारों में से जो वो है वो सबसे ज़्यादा टॉल है, उन सारों में से जो है
वो सबसे ज़्यादा डरपोक है। कुछ भी तुम जो बताना चाह रहे हो, तो बहुत सारों में से जब तुम एक की बात करते हो, सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा होता है कि वहाँ तुम्हें एक्सक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री कभी भी एक्सक्लूजन मांगती ही नहीं है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर या एल्स का प्रयोग भी क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, है ना। इस सिचुएशन में क्या क्या भी नहीं आएगा, एल्स भी नहीं आएगा, ठीक है। अदर, रेदर और एल्स का यूज़ गलत है, कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। अब मैं थोड़ा सा पार्टिसिपल के बारे में आपको बता देता हूँ, समझ रहे हो। थोड़ा सा पार्टिसिपल के बारे में जान लो, उस बारे में तुमसे पूछ सकता है पेपर में काफ़ी चीज़ें, ठीक है। देखो मैं पहले बता चुका हूँ वैसे तो तुम्हें कि पार्टिसिपल दो टाइप के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन एक बार और मेहनत कर लेता हूँ। चलो, मेरा तो काम ही है मेहनत करना, है कि नहीं। देखो भाई, पार्टिसिपल, इसको दूसरी भाषा में, सादी भाषा में क्या कहते हैं, देसी भाषा में क्या कहते हैं, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। देसी भाषा में इसको क्या कहते हैं साहब, देसी भाषा में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। बाकी जो पार्टिसिपल होता है, ठीक है साहब, दो टाइप का, प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है साहब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल होता है साहब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है भाई, दोनों एडजेक्टिव बन सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बन सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बन सकता है। एडजेक्टिव दोनों ही बन सकते हैं भाई। लेकिन सवाल यहाँ से क्या आता है, यहाँ से सवाल आता है कि एडजेक्टिव कैसा, सवाल बनता है कि कैसा एडजेक्टिव भाई, है ना। इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस इतने हैं, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, ये हमेशा एक्टिव मीनिंग रखती है। कैसा मीनिंग रखती है, एक्टिव मीनिंग रखती है, ठीक है। अब तुम कहोगे ये क्या चीज़ है यार एक्टिव मीनिंग, भाई बता चुका हूँ, जिसको नहीं याद है दोबारा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एडजेक्टिव में ये वाली बात बताऊँ, ठीक है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा कैसा मीनिंग रखती है, पैसिव मीनिंग रखती है। कैसा मीनिंग रखती है ये, हमेशा पैसिव मीनिंग रखती है। एक्टिव मीनिंग रखती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पैसिव मीनिंग रखती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन, कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है सेंटेंस के साथ जुड़ के, और मैं आपसे कहता हूँ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिव मीनिंग में जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, वो काम करता है। एक्टिव मीनिंग में नाउन जो होता है, डूअर जो होता है, वो काम करता है। अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे डूअर मतलब नाउन कौन है, यहाँ पर नाउन कौन है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नाउन है साहब। और एडजेक्टिव कौन है, कन्फ्यूज या कन्फ्यूजिंग, दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। कन्फ्यूज या कन्फ्यूजिंग क्या है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। नाउन हमेशा काम कर, नाउन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब डूअर, है ना। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नाउन है। अगर तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन ने ये वाला एक्शन किया है, समझ रहे हो, क्वेश्चन जो है यहाँ पे नाउन है, नाउन मतलब डूअर, और डूअर ने ये, अगर इस क्वेश्चन ने ही ये वाला काम किया है तो ये एक्टिव मीनिंग है। तो ये कैसा मीनिंग है, एक्टिव मीनिंग है। अगर आपको लगता है किसी और ने ये काम इसके साथ कर दिया तो ये पैसिव मीनिंग है। किसी और ने ये काम क्वेश्चन के साथ कर दिया तो ये कैसा मीनिंग है, पैसिव मीनिंग है। पहले तो एक्टिव मीनिंग देखो, पहला कैसा मीनिंग देखो, एक्टिव मीनिंग। एक्टिव मीनिंग का मतलब होता है उस जो नाउन आपके पास रखा है, उस नाउन ने आगे रखा हुआ काम किया हो। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश है, सोच के देखो। एक्टिव मीनिंग पैसिव मीनिंग का मतलब क्या, आई टीच इंग्लिश, कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आई ने ये काम किया टीच करने का कि नहीं किया, सोचो। तो आई डूअर हुआ, आई क्या हुआ, डूअर हुआ। आई डूअर हुआ, और ये सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है। ये सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, एक्टिव मीनिंग है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का पैसिव बना दूं तो इंग्लिश शुरू में आ जाएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मैं पूछूं टॉट का एक्शन, क्या ये सब्जेक्ट है, मैंने कहा हाँ ये सब्जेक्ट है। क्या इस सब्जेक्ट ने टॉट का काम किया, क्या पढ़ाने का काम इंग्लिश ने किया। अगर इंग्लिश तुम्हें पढ़ा लेती तो तुम इंग्लिश से क्लास ले लेते, मेरी क्या ज़रूरत थी। सोचो, इंग्लिश पढ़ा देती तो इंग्लिश से क्लास ले लेते। पढ़ाने का काम तो कौन ही करेगा, आई ही करेगा। पढ़ाने का काम तो कौन ही करेगा, आई करेगा। इंग्लिश नहीं कर सकता, और इंग्लिश नहीं कर सकता तो सब्जेक्ट जो है ये एक्शन नहीं कर सकता, वर्ब वाला सब्जेक्ट जो है ये वर्ब वाला एक्शन नहीं कर सकता। तो ये एक्टिव नहीं, कैसा मीनिंग है, ये मीनिंग है पैसिव।
ये कैसा मीनिंग है, ये पैसिव मीनिंग है। दोनों सेंटेंस उतार लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी बातें मैं मुंह से बोलता हूँ उतनी बातें मैं लिख नहीं सकता, ये बात तुम देख लेना, समझे। तुम मेरे अलावा और भी लोगों से पढ़े होंगे, समझे, सबका अपना पैटर्न होता है। हो सकता है तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी हो, दाएं बाएं वीडियोज़ देखी हो, समझे। मेरा एक पैटर्न ये है कि मैं एग्जाम्पल्स में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मैं चीज़ों को प्रूव करके बताने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, अगर तुम ऐसे ही लिखते आओगे ना, जैसे मैंने बताया, तुमने ऐसा कैसे उतार लिया, या तो तुम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो या तो तुम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो कि तुम उसको दोबारा जब पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बताई हुई बात याद रहेगी, है ना। और अगर तुम्हें लगता है तुम मॉडरेट बच्चे हो, तुम हल्के बच्चे हो थोड़े से, तुम सबको अपनी रियलिटी पता होती है यार। जैसे मुझे पता है कि मैं मॉडरेट बच्चा था, ठीक है, वाले से अब ठीक ठाक कर लिया जीवन में, लेकिन मैं मॉडरेट बच्चा था। अब सबको अपना पता होता है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम मॉडरेट बच्चे हो, लो लेवल के बच्चे हो, या तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारा इतना बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड तुम बालक नहीं हो, तो भाई मैं बातें बहुत सी जो बोलता हूँ तुम्हें उसको थ्योरी के रूप में भी लिखना पड़ेगा। आज तुम्हें लिखने में मेहनत लगेगी, लेकिन आज के बाद जब भी तुम दोबारा पढ़ोगे एडजेक्टिव, अगर तुम्हारे पास थ्योरी अच्छी लिखी होगी तो एक बार लिखने में 10 मिनट लगेंगे, अगली बार रिवाइज करने में 5 मिनट लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिवाइज जो तुमने लिखा होगा तुम्हें वेस्ट लगेगा कि यार ये बात तो मुझे सारी आती है, सर ने समझा रखी है। तो थ्योरी लिखने से बचा मत करो, थ्योरी भी लिख लिया करो। अगर तुम्हें लगता है, जैसे मैंने कहा, एक्टिव मीनिंग क्या है, पैसिव मीनिंग क्या है, तो तुम इस बात को अपनी कॉपी में 2-3 लाइनों में हिंदी में लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने जब कभी अपने ज़माने में नोट्स बनाए थे तो बहुत ऐसे बनाए थे, बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे कि प्रॉपर हिंदी में लिख के, एक सेंटेंस में समझ रहा हूँ तो उसके बारे में 3-4 लाइन हिंदी में लिख रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ, है ना। इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक है कि मैं चीज़ें समझ पाता हूँ, समझा पाता हूँ। अब मतलब ये तो तुम ही बताओगे कि समझा पाता हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। देखो, तो कंफ्यूज क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दो चीज़ें हैं, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन नाम का नाउन जो है, अगर ये कंफ्यूज करने का काम कर सकता है तो ये एक्टिव मीनिंग है। और अगर मीनिंग एक्टिव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो तुम एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है? सोच के देखो, क्या क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है? भाई बिल्कुल कर सकता है। पेपर में क्वेश्चन आया, उसने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन था तो क्वेश्चन ने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। भाई क्वेश्चन कंफ्यूज करने का काम कर सकता है, और अगर कंफ्यूज करने का काम कर सकता है तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नाम का फ्रेज बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आफत नहीं है। लेकिन कंफ्यूज्ड क्वेश्चन मतलब किसी और व्यक्ति ने इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया। तुमने कहा क्वेश्चन, बोले तू मुझे क्या कंफ्यूज करेगा, इधर आ, मैं तुझे कंफ्यूज करता हूँ। तुमने क्वेश्चन को ही कंफ्यूज कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है? तुम गए पेपर में जाकर बैठे, बोले अच्छा भारी क्वेश्चन आया है, मैं कर देता हूँ तेरे को कंफ्यूज। पॉसिबल है? सोच के देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, समझे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है इसलिए यहाँ पे ये कंफ्यूज गलत है और कंफ्यूजिंग क्या है, सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा। मतलब ये ऐसे नहीं आएगा कि 1-2 लाइन में आ गया, लेकिन पूछेगा। जैसे तुमने मूवी का नाम सुना होगा, अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब या तो डायरेक्टर की ग्रामर अच्छी थी, है ना, या डायरेक्टर उस ग्रामर के थ्रू कुछ बताना चाहता है, समझ रहे हो। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी होता है, नाम रखने वाला, भाई मेरे को नहीं पता, मुझे लगता है शायद प्रोड्यूसर ही नाम रखते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर नहीं, डायरेक्टर नाम रखता है ना। देखो, जो स्पाइडरमैन होता है, समझ रहे हो, स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन, अमेजिंग मतलब चौंकाने वाला, अमेजिंग मतलब चौंकाने वाला। अब जैसे स्पाइडरमैन तुम्हारे सामने आया, तो स्पाइडरमैन तुम्हारे सामने आ गया तो वो तुम्हें चौंका सकता है कि नहीं, सोच के देखो। क्या स्पाइडरमैन अमेज करने का काम कर सकता है? जल्दी बताओ। भाई बिल्कुल कर सकता है यार, तुम्हारे सामने स्पाइडरमैन आ जाएगा तुम चौंक ही जाओगे, वो तुम्हें चौंका सकता है, बिल्कुल। स्पाइडरमैन अमेज करने का डूअर है कि नहीं, स्पाइडरमैन अमेज करने का डूअर है, बिल्कुल सही है। लेकिन मतलब जब मैं पढ़ता था, जहाँ से मैंने पढ़ा था उनका एग्जाम्पल पढ़ा, मुझे शानदार लगा तो मैं हमेशा कॉपी करके चलता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अमेज स्पाइडरमैन, क्या है, अमेज्ड स्पाइडरमैन। तो अगर मैं अमेज स्पाइडरमैन की बात करूँ तो ग्रामेटिकली ये भी सही है भाई, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अमेज स्पाइडरमैन का मतलब है किसी और व्यक्ति ने, ये पता नहीं किसने, वो सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, किसी और ने स्पाइडरमैन को क्या कर दिया, अमेज कर दिया। ये पैसिव मीनिंग है। ये कैसा मीनिंग है, पैसिव मीनिंग है। ये कैसा मीनिंग है, ये एक्टिव मीनिंग है। कैसा मीनिंग है ये एक्टिव मीनिंग है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहूँ अमेज स्पाइडरमैन का क्या मतलब है यार, अमेज स्पाइडरमैन का मतलब यह है कि ऐसा मान के चलो कि जैसे आजकल रीलें बन रही हैं बहुत ज़्यादा, समझे, स्पाइडरमैन आए, और स्पाइडरमैन तुमने वो देखी ना आजकल, मतलब मैं सामने होता तो बड़े अच्छे से रिलेट कर पाता तुम्हें, लेकिन ऐसे ही आजकल वो रील्स जो चलती हैं, कोई किसी को पानी पिला देता है तो वो गिर जाता है, जहर वहर खा लेता है ना, और ऐसा कि ये
कोई किसी को उंगली से गोली मारता है तो वो मर जाता है। ऐसा आजकल बहुत रीलें चल रही हैं ऐसी वाली। स्पाइडरमैन आए धरती पे उतर के और वो लोगों को ऐसी ऐसी रील बनाते देखे कि लोग बाग ऐसी ऐसी रीलें बना रहे हैं कि उंगली से गोली चला रहे हैं और सामने वाला मर जा रहा है, पानी में कुछ मिला रहे हैं मर जा रहा है ना, वो फिर किसी और का हाथ पकड़ के चला जा रहा है। तो ऐसी ऐसी रीलें बनता हुआ स्पाइडरमैन अगर देखे तो स्पाइडरमैन बेचारा वापस चला जाएगा, कहेगा मुझे इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना। तो तुमने ऐसा काम करा कि तुमने स्पाइडरमैन को चौंका दिया, है ना। उन रील्स को देख के स्पाइडरमैन चौंक गया। तो उस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन चौंक जाए, तुम्हें चौंकाना ना पड़े, स्पाइडरमैन को तुम चौंका दो। अगर तुमने स्पाइडरमैन को चौंका दिया तो उसकी इंग्लिश होगी अमेज्ड स्पाइडरमैन, द अमेज्ड स्पाइडरमैन, वो स्पाइडरमैन जो चौंक गया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, वो स्पाइडरमैन जिसने चौंका दिया लोगों को। ठीक है, अब देखो जरा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ, 5 और 6। क्या? कंफ्यूज्ड पीपल और कंफ्यूजिंग पीपल। मैंने वर्ब में पढ़ाई है वैसे ये वाली बातें, समझ रहे हो? कंफ्यूज पीपल और कंफ्यूजिंग पीपल। नेक्स्ट देखो, कंफ्यूज पीपल और कंफ्यूजिंग पीपल। पीपल नाउन है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव कंफ्यूज्ड, पीपल नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग, आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एडजेक्टिव बन जाते हैं। मीनिंग देख लो, कंफ्यूजिंग कैसा मीनिंग है? एक्टिव मीनिंग है, आईएनजी फॉर्म लगी है। और कंफ्यूज कैसा मीनिंग है? पैसिव मीनिंग है। ठीक है, लेकिन अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पीपल के केस में दोनों ही बातें क्या हैं? सही हैं। क्योंकि एक बात बताओ, पीपल मतलब लोग बाग कंफ्यूज कर भी सकते हैं और लोग बाग कंफ्यूज हो भी सकते हैं। लोग बाग कंफ्यूज कर भी सकते हैं और लोग बाग कंफ्यूज हो भी सकते हैं। पीपल कंफ्यूजिंग पीपल, कंफ्यूजिंग पीपल मतलब पीपल ने किसी और को क्या किया है? कंफ्यूज किया है। पीपल ने किसी और को क्या किया है? कंफ्यूज किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों से मिल गए, उन्होंने उनको ही कंफ्यूज कर दिया, है ना। तो कंफ्यूज्ड पीपल, वो लोग जो खुद कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज पीपल, वो लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं किसी और को, कंफ्यूजिंग पीपल, है ना। जिन्होंने किसी और को कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूजिंग पीपल। बस इतना ही फ़र्क है मेरे हिसाब से। तो मेरी नज़र में इतनी ही बात बहुत है, समझ रहे हो? तुम्हारी समझ के लिए सेम चीज़ है और कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई एक सेंटेंस में तुम्हें दे देता हूँ 6th के बाद 7th, मैं आपको एक पूरा सेंटेंस देता हूँ। जैसे मैंने कहा द एक्साइटेड या फिर एक्साइटिंग, द एक्साइटेड या फिर एक्साइटिंग पीपल, द एक्साइटेड या एक्साइटिंग पीपल चीयर्ड द रेसलर। आपने देखा ना, जब जैसे दंगल वंगल होता है तो ऐसा प्रॉपर चीयर किया जाता है ना। तो वही सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या एक्साइटिंग, जो भी आप कह रहे हो, cheered the wrestler when he entered the ring, when he entered the ring, कि जब वो रिंग में आया, तो क्या हुआ? तो लोग बाग क्या हो गए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, या एक्साइटेड उस रेसलर ने कर दिया। सोच के देखो मीनिंग कैसा बनेगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात पहले तुम्हें यही पता करना है कि लोग बाग एक्साइट कर रहे हैं या लोग बाग एक्साइट हो रहे हैं। समझ रहे हो? तुम अगर इतनी बात समझ जाओगे तो मैं आंसर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा द एक्साइटेड पीपल चीयर्ड द रेसलर व्हेन ही एंटर्ड द रिंग, या द एक्साइटिंग पीपल चीयर्ड द रेसलर व्हेन ही एंटर्ड द रिंग। भाई किसी भी सेलिब्रिटी को देख के, एक रेसलर आया है, कोई सेलिब्रिटी आया है, समझ रहे हो, माना कहीं भाई विराट कोहली कहीं आ गए, मान लेता हूँ मैं, ठीक है, या शाहरुख खान कहीं पहुँच गए, अमिताभ बच्चन कहीं पहुँच गए हैं, कोई बहुत बड़ी हस्ती है, कोई बहुत बड़ा रेसलर है, ठीक है, नहीं कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, सुनील छेत्री साहब हैं, ऐसा कोई प्लेयर है बहुत ज़्यादा फेमस है और वो कहीं आ गया, तो तुम उस प्लेयर को एक्साइटेड नहीं करोगे, वो प्लेयर तुम्हें एक्साइट करेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें देख के प्लेयर वाले भाई साहब किस आदमी से मिल रहा है, मैं तो ये तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 50,000 की नौकरी की तैयारी में है, तो मैं तो इससे मिलना चाहूँगा। ऐसा होगा कि तुम उसको देख के एक्साइट हो जाओगे, तुम उसको देख के क्या हो जाओगे? एक्साइट हो जाओगे। तो पीपल ने एक्साइट नहीं किया रेसलर को, पीपल खुद से क्या हो गए? एक्साइट हो गए। लोगों ने एक्साइट नहीं किया, लोग बाग डूअर नहीं है, पीपल डूअर नहीं है उस काम के। डूअर कौन है? रेसलर है जेन्युइनली। रेसलर को देख के लोग बाग क्या हो गए? रेसलर को देख के लोग बाग क्या हो गए हैं? एक्साइट हो गए हैं। द एक्साइटेड पीपल, वो लोग जो एक्साइटेड हो गए, किसको देख के? रेसलर को देख के। जब वो क्या हुआ?
जब वो रिंग में एंटर हुआ तब उसको रिंग में एंटर देख के लोग बाग क्या होगा, एक्साइट हो गए, है ना, एक्साइटेड, द एक्साइटेड पीपल। तो यहाँ पीपल से पहले क्या आएगा, एक्साइटेड आएगा। पीपल से पहले क्या आएगा, एक्साइटेड आएगा। माना एक सिचुएशन ऐसी होती है कि तुम्हारा पसंदीदा रेसलर हार रहा है, तुम्हारा पसंदीदा रेसलर हार रहा है और तुम उसको चीयर अप कर रहे हो, है ना, तब तुम उसको चीयर अप कर रहे हो, तो वो सिचुएशन अलग हो सकती है कि तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन फिलहाल आप कह रहे हो व्हेन ही एंटर्ड द रिंग, जब वो रिंग में एंटर हुआ, है ना, जब वो रिंग में एंटर हुआ, जैसे ही वो रिंग में एंटर हुआ तो तुम सब शोर मचाओगे, अरे बढ़िया बात है ये वो, तुम खुश हो जाओगे उसको देख के। तो आप कहोगे द एक्साइटेड पीपल, वो लोग जो एक्साइटेड हो गए देख के अपने पसंदीदा रेसलर को। ठीक है, ये कहानी है। मुझे लगता है आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने दो ऑप्शन रखे होते हैं, आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तब आप बैठे देखते हैं कि आईएनजी कब आएगी, थर्ड कब आएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो जिस लेवल की मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना, तुम जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल हो रही है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत होती है, यार मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैं सच बताऊँ मैं बिल्कुल ठेठ हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। मेरे पूरे जीवन की जितनी किताबें रही हैं सब हिंदी में रही हैं। और आप लोग जितने मेरे से पढ़ रहे होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि 60 से 70% बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने एटलीस्ट किताबें तो इंग्लिश में पढ़ी हैं, समझे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरा ग्रामर में बहुत सही हाथ है, मैं तारीफ़ नहीं करूँगा अपनी, लेकिन मेरा ग्रामर में बहुत अच्छा हाथ है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत बेहतर, समझने समझाने में। मैंने भी तैयारी ऐसी करी जैसे तुम कर रहे हो, है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बेसिक से, मरी हुई स्थिति है, कुछ नहीं आता है, समझे, इसे हमारा वाजवर का पता है और कुछ नहीं पता इसके अलावा। लेकिन एक बार मेहनत, तुम्हें लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें लग रहा है मुश्किल है, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यार ये बड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं या ऐसी चीज़ है, तुम्हें कई बार ऐसा फील होता हो कि हाँ यार थोड़ा सा भारी लग रहा है। भाई आज भारी लग रहा है, एक बार पढ़ोगे भारी लगेगा, दोबारा पढ़ोगे भारी लगेगा, लेकिन हाँ जितना मैंने करा दिया इतना ही कर लोगे, तुम्हें जीवन में अंग्रेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपटीशन के लिए तो नहीं पड़ेगी, कंपटीशन के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कहीं से कहीं तक, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतना बहुत है, जितना मैं बता दूंगा इतना बहुत है। और ये एग्ज़ाम नहीं केवल ये एग्ज़ाम है, पेपर तो और भी देने होंगे, ऐसा थोड़ी एक ही पेपर देना है जीवन में, या एक पेपर के लिए पढ़ना है, दूसरे पेपर के लिए दोबारा पढ़ोगे, एक बार पढ़ना है, पेपर कोई सा भी देना पड़ जाए, समझे। तुम्हें इतनी ग्रामर में सिखा दूंगा, तुम किसी भी पेपर में बैठ जाना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, समझे। क्योंकि मैं जेन्युइनली देखूँ तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बेसिक मजबूत करवा रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं तुम्हारा बेसिक मजबूत करवा रहा हूँ। लेकिन बस उसका रास्ता मैंने ये चुना है कि मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, मैंने वो चीज़ें चुनी हैं जो कंपटीशन को लेके चलती हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। और वो भी लेवल मैंने आपका लिया है, आपसे ऊपर के लेवल की बात ही नहीं करी है, समझे। अगर आप कभी ऑफलाइन में आप मेरे से पढ़े होते, है ना, तो 8-8 घंटे के लेक्चर्स होते हैं यार, वॉइस के, नरेशन के, समझे। एडजेक्टिव चलते चलते 15 दिन हो जाते हैं, समझ रहे हो, इतना धीरे, इतना स्लो, और इतनी ऐसा कि डिपेंड करता है, जैसे सीजल का बैच है तो उसमें थोड़ा और हम खींच के चलते हैं कि हाँ यार और 2-4 बातें बता दें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पास तो लिमिटेड टाइम है कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है भाई फरवरी में, तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है ना, लेकिन फिर भी हम पूरे जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। तो मेहनत करो यार, है ना, एक बार मुश्किल हो रही है दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार मुश्किल हो रही है तीसरी बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो, समझे। चलो, मैं कोशिश कर रहा था कि आज पूरा हो जाएगा, लेकिन आज पूरा हो नहीं पाएगा, कुछ चीज़ें बची हैं यार छोटे मोटे, जैसे कुछ एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन बचे हैं छोटे मोटे, उनको मेरे को बताना है आपको, ठीक है। एक टॉपिक बचा है एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन वाला, ठीक है। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बताना है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल बताना है, ठीक है। उसके अलावा बताना है आपको, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है कुछ ये वाली बातें 2-4 रह गई हैं, मुश्किल से मुश्किल एक क्लास और मुझे लग रही है, एक तो पूरी होगी नहीं, एक से कम में ही काम चल जाएगा। उसके बाद फिर हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। बस तो फिर इतना ही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट।